माँ का फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का फैसला। आशा जी दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी डोरबेल बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर आशा जी अंदर आ गई और उन्हें अपने पलंग के सिरहाने रखकर फिर से सोने का प्रयास करने लगी। पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं होता है। तो वो 10-15 मिनट आंख बंद कर सोने का प्रयास करके फिर से उठकर बैठ गई और पास रखी डाक उठाकर देखने लगी। लिफाफा खोला तो एक कोने में प्रेषक के नाम पर अपनी बेटी आकाश का नाम देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि आकाश ने मुंबई जाने के बाद आज पहली बार आशा जी को उसका पत्र मिला था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आए, इसी उत्सुकता से आशा जी ने जल्दी से आकाश का पत्र खोला तो आकाश ने 2-4 औपचारिक वाक्य लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पे आते हुए लिखा था। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी भी दुकान खरीदनी भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं पूरी कमाई बिजनेस में ही लगा देता हूँ। इसलिए अब मुझे एक फैक्ट्री और खड़ी करनी है और इसके लिए मुझे अतिरिक्त आय की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम अपना जयपुर वाला मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। माना कि फ़िलहाल आप वहाँ पर रह रही हैं, लेकिन इसके बाद तो हम दोनों भाइयों को वहाँ आकर बसने का कोई इरादा नहीं है। और इस विषय में महेश भैया से बात कर चुका हूँ। उसने तो स्पष्ट कह दिया है कि उसकी भारत लौटने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। वो अमेरिका में ही अच्छी जगह सेटल हो चुका है। उसको आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं, इसलिए उसने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पे कर दिया है। इस तरह महेश भैया की ओर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेले वहाँ रहकर क्या करेंगे। माँ, इससे बेहतर हुआ कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाए। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसी हालत में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपनी पड़ोसी शर्मा अंगा से इस संबंध में बात हुई थी। वह अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे। वो इसके लिए अच्छी कीमत देने को भी तैयार है। पर यह मकान आपके नाम है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने मुंबई में ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हो वहाँ वहाँ हस्ताक्षर कर मुझे वापस पेपर भेज दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है माँ कि आप इस संबंध में कोई देरी नहीं करेंगे और अपने हस्ताक्षर करके पेपर भेज देंगे। शेष कुशल, आपका आकाश। आकाश का पत्र पढ़कर आशा जी हैरान हो गई। कभी पत्र को देख रही थी तो कभी उसके डॉक्यूमेंट को बिना उनकी सलाह मशवरा के अपनी ओर से तो आकाश ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थे कि मकान उनके नाम पे था, वरना वो तो शायद मकान का सौदा भी अपने करके उनको बस सूचना दे देता। आकाश को अपनी माँ के अकेलेपन और उसके स्वास्थ्य की चिंता बस अभी होने लगी थी, वरना पिछले सालों से आशा जी कितनी बार उसको अपने पास साथ ले जाने का आग्रह कर चुकी थी, पर हर बार वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल जाता था। आकाश का पत्र खोलने से पहले आशा जी के दिल में जो सुखद उत्साह था वो काफूर हो गया। मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। सोचने लगी कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्त और आत्मकेंद्रित हो गई है। रीता भी उसकी बहन है, पर आकाश ने उसकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया। आकाश का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखित अपनी बेटी रीता की हस्तलिपि को पहचानने में आशा जी ने बिल्कुल देरी नहीं की। वैसे भी रीता से तो उनका पत्रचार चलता ही रहता था। रीता ने क्या लिखा होगा, इसी उत्सुकता से आशा जी ने उसका पत्र भी खोला तो रीता ने लिखा था, माँ, इस बारे मेरे पत्र देने में कुछ देरी हो गई, इसलिए क्षमा करें। आप तो जानती हैं माँ कि नए नए अस्पताल को ज़माने की व्यवस्था में समय
कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि नितिन और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है कि अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोले, जहाँ भी सहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके। हमारे नए शिशु आगरा पालन का निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है और निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले महीने उसका विविध उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पे उपस्थित होने के लिए यह पत्र विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है ताकि आप अभी से अपने आने की तैयारी कर लें। आपके हाथों से ही हमारे शिशु गृह का शुभारंभ होगा और आपके नहीं आने का कोई भी बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। रीता ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 25 सालों से आपने मुझे जो सहारा और प्यार दिया उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार एक संकोच की दीवारें आगे आ जाती है। आज बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैंने अपनी बात कहने का निर्णय किया है। माँ, आपने मुझे बेसहारा अनचाही बिन माँ के संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया बल्कि मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश भी की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। यह सब मैं क्या कभी भूल पाऊंगी। स्वयं के दो संतान होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी जन्म दी हुई पुत्री नहीं हूँ बल्कि एक अपनाई हुई बेटी हूँ। अपने बचपन की एक एक स्मृति को मैंने बहुत सहज कर रखा है। माँ, अपने बचपन में तो मैं यही समझती रही कि आप ही मेरी माँ है, पर जब कुछ समझ आए और हकीकत का पता चला तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा दोगुनी हो गई। उसी दिन से आप मेरे लिए भगवान बन गई। आपने मेरे जैसी लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही पत्र मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया। मेरी बहुत वर्षों से यह अभिलाषा थी कि मैं भी आपकी तरह अपने जीवन में अनाथ बच्चों का सहारा बनूंगी और यह इच्छा मेरी पूरी होने जा रही है। इसलिए मैं इसका शुभारंभ मैं आपके हाथों से करना चाहती हूँ। कृपया निराश मत कीजिएगा। रीता का पत्र पढ़कर आशा जी की आंखें भर आई कि वह चुप चुप से शांत स्वभाव वाली लड़की आज कितनी मुखर हो गई है। और एक और उनके बेटे आकाश का पत्र था जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी थी। अपने दोनों पुत्रों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन दोनों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छे से अच्छे स्कूल हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनके जीवन की हर सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने, यह तो हर माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, यह समझकर कभी उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर रीता का पत्र था, जो पत्र के हर शब्दों में उसके प्रति उसकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। रीता ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उनके पत्रों को पढ़कर एक बार तो आकाश के पत्र में मिली व्यस्तता और पीड़ा को आशा जी भूल गई थी और अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन में कितना कुछ घट गया है। रीता का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों आशा जी सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सा के रूप में कार्यरत थी। इन्हीं दिनों में उनकी सहेली गरिमा उनके संपर्क में आई। बचपन में गरिमा और आशा जी एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक दूसरे से खूब पढ़ती थी। बस अंतर इतना था कि गरिमा को उसके घर वालों ने पढ़ाया लिखाया नहीं था। लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है बोलकर बस घर के काम में व्यस्त रखते थे। वही आशा जी के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। लेकिन घर में हमेशा दोनों साथ साथ खेलती थी। बड़ी हुई तो शादी होने के बाद आशा जी को ससुराल आ गई थी। बाद में गरिमा का विवाह कहाँ हुआ उन्हें पता नहीं चला पाया। उस दिन कई वर्षों बाद अचानक एक मरीज के रूप में गरिमा जब आशा जी के सामने आई तो एक बार वो उसे पहचान भी नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 सालों में कितनी कमज़ोर हो गई थी। गरिमा ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाले डॉक्टर उसकी सहेली आशा ही मिलेंगे। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करती रही। फिर दोनों ने एक ही साथ एक दूसरे का नाम लिया तो दोनों के चेहरे खिल उठे। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलते रही। फिर उस समय गरिमा को 5वां महीना चल रहा था। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। गरिमा से ही पता चला कि पिछले 5 वर्षों में
दो कन्याओं को जन्म देने के अलावा उसका एक बार पैर फिसल कर गिर जाने की वजह से ऑपरेशन हो चुका है। इतने कम अंतराल में वो एक बार फिर से गर्भवती हो गई। गरिमा के चेहरे की घबराहट देखकर आशा जी ने जब उसकी परेशानी के कारण पूछा तो उसने बताया कि दो बेटों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। इस बार तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वो लोग उसे घर से ही निकाल देंगे। गरिमा के दर्द भरी दास्तान को सुनकर आशा जी भी बहुत दुखी हुई। गरिमा बार बार उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी जांच कर दे ताकि उसे पता चल जाए कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ़ नहीं करेंगे। गरिमा की बात सुनकर आशा जी गंभीर हो गई थी, पर उसकी जांच करने के पहले वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। जांच करने पर पता चलता है कि गर्भ में बेटी है तो गरिमा बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि वो उसका ऑपरेशन कर दे। तो आशा जी ने उसको समझाना चाहा कि वो उसका गर्भपात नहीं कर सकती। जब बेटी पैदा होगी तब उसकी सास और पति दबाव डालेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन अभी उसका गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। आशा जी की बात सुनकर वो थोड़ी सहज हुई और उसने दवाई लेकर अपने घर चली गई। उसके बाद करीमा समय समय पे उसके पास जांच के लिए आती रही। करीमा से धीरे धीरे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रही। करीमा ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन पर अपनी माँ तथा दो कुंवारी बहनों की पहले से जिम्मेदारी है। अब उसके भी दो लड़कियां हो गई तो उसके सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी नाराज़गी भी करीमा पे निकालते रहते थे। इसी कारण वो अपनी तीसरी बेटी पैदा नहीं करना चाहती थी। खैर जैसे तैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। करीमा के मन में डर और शंकाओं के बादल गहरा छा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में भी गरिमा बार बार याचना कर रही थी, दीदी यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए तो कृपा करके मेरी बेटी मेरे घर वालों को नहीं सौंपना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली दो बेटियों की तरह उसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपति आते होंगे जिनकी अपनी बच्ची न होने के कारण वे दूसरों के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप क्या ऐसी ही जरूरतमंद दंपतियों को मेरी बच्ची सौंप दीजिएगा जहां उसके आगमन का स्वतः स्वागत किया जाएगा। कहते कहते गरिमा रो पड़ी। गरिमा की बातों को सुनकर आशा जी भी आंखें भर आई थी। उन्होंने उसे आवाज़ किया कि तुम किसी प्रकार का तनाव मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारी बेटी को हर समय मैं हिफाजत करूँगी और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपने लिए नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को मैं स्वयं अपने पास रखूँगी। उसके अविश्वास दिलाने के बाद गरिमा थोड़ी निश्चित होकर बोली, दीदी मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चित होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर समय प्रयास करने पर भी आशा जी उसको तो नहीं बचा पाई, पर हाँ उसकी बेटी ज़रूर सही सलामत पैदा हो गई। ऑपरेशन के थिएटर से वो बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो गरिमा की सास ने गरिमा के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बजाय पहला सवाल यह किया कि क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरे पोते ही हुआ है ना। तो आशा जी ने इनकार करते हुए उसे गरिमा की मृत्यु और उसके बेटे होने की सूचना दी तो वो फिर से पिटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान हमारे तो कर्म में फूट गए। अरे मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में वह कैसे अपनी दो बहनों और तीन तीन बेटों का बोझ उठाएगा। फिर गरिमा को कोसते हुए बोली, वो अभागी स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते यही नई मुसीबत हमारे गले मोड़ गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ उसे भी उठा लेता। गरिमा का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की अनगिनत बातें सुनता जा रहा था। उससे तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी माँ के प्रलाप को रोक पाता, बल्कि उसके चेहरे के भाव से यही लग रहा था कि वो अपनी माँ की बात से सहमत था। उसको देखकर लग रहा था कि उसे अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं हुआ। उन लोगों के रूप को देखकर आशा जी को विश्वास हो गया कि गरिमा ने ठीक ही कहा था
कि उसके सास और पति कितने निर्दयी लोग हैं। वास्तव में उसकी बेटी को इस क्रूर हाथों में सौंपना उचित नहीं है, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी थी। आशा जी ने जब गरिमा की अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो उन्हें तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई थी। गरिमा का पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशवरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, इतनी गरिमा भी की अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्चे को किसी सुपात्र को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उसकी अंतिम इच्छा का अनादर नहीं करूँगा, बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि गरिमा के साथ बच्चे भी जन्म लेते ही हमसे बिछड़ गई। मैं तो पहले से ही अपनी 2 बहनें और 2 बेटों की जिम्मेदारी उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर से एक बेटे का अतिरिक्त बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दे ताकि उसका भविष्य तो संवर जाएगा। गरिमा के पति की बात सुनकर आशा जी भी गंभीर हो गई। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित जरूर था, पर इसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वे उसके प्रति भी कुछ नरम हो गई। गरिमा के पति से अपनी बच्चे के सारे संपर्क तोड़ने की कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद आशा जी ने उन लोगों को अस्पताल से जाने की स्वीकृति दे दी। गरिमा की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण कमज़ोर थी। इसलिए कुछ समय के लिए उसे नर्सरी में रखने का तय किया ताकि उसकी उचित सार संभाल हो जाए। घर आने के बाद भी आशा जी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार गरिमा और नवजात बच्चे की छवि उसके आंखों के सामने घूम रही थी। जब तक बच्चे को किसी सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती तब तक वह स्वयं भी निश्चित नहीं हो सकती थी। आशा जी के पति ने उन्हें विचार में मगन देखकर 1-2 बार टोका भी, पर आशा जी ने अस्पताल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात को टाल दी। दूसरे दिन वो अस्पताल गई तो पहले उसकी कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर बढ़ गई। आशा जी को बच्चे के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्चे के पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और सभी एक स्वर में बोले, मैडम कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है ना, इसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देख जैसे ही आशा जी का हृदय उमड़ पड़ा, उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगकर माँ का स्पर्श का एहसास हुआ। तभी तो वह उनकी गोद में साथी एकदम से चुप हो गई। बस उसी क्षण आशा जी ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि वो उस बच्ची को किसी गैरों को न सौंप कर स्वयं अपनाएगी। अब से तो वो 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी माँ बन गई थी। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया। अपने बड़े बेटे के बाद उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर दे। उस समय तो उनकी ये कामना पूरी नहीं हुई, पर आज अनाज से ही ईश्वर ने उनकी यह कामना भी पूरी कर दी। इस प्रकार रीता का आशा जी के जीवन में आगमन हुआ था। रीता को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो आशा जी के पति भी विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, आशा अब आकाश और महेश भी बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज भी स्वीकार कर लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारे प्यार और दुलार की वो किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी यह सही नहीं लगा कि तुम इतनी व्यस्त और इतनी उम्र में फिर से एक नवजात शिशु का पालन पोषण ठीक से कर पाओगे। वैसे भी अस्पताल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तुम्हें समय ही नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्चे को अपनाने का निर्णय मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो आशा जी ने अपने पति को रीता की सारी परिस्थितियाँ बताई तो उन्हें भी झुकना ही पड़ा, पर मन में अभी भी एक बेचैनी हो रही थी कि अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया, पर आकाश और महेश के इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। खैर, रीता के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी बड़ी परवरिश में शुरू में उन्हें कुछ कठिनाइयाँ आई। आकाश और महेश को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत ही छूट गई थी। फिर से सुसु पोटी से लेकर रातों को जगाने का सिलसिला एक बार शुरू हो गया, पर थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियों की उन्हें आदत भी बढ़ गई थी।
जब गर्मी की छुट्टियों में आकाश और महेश घर आए तो रीता को देखकर शुरू शुरू में वो भी बहुत खुश हुए। वो उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी कुछ। पर कुछ दिनों बाद ही उन्हें सब लगने लगा कि उसकी मम्मी सारा दिन रीता को देखभाल में ही निकाल देती है, तो उन्हें रीता की उपस्थिति कटने लगी। एक बार तो नाराज होकर उन्होंने कह दिया, मम्मी आप सारा समय या तो अपने हॉस्पिटल में व्यस्त रहती हैं या घर पर रीता के देखभाल में लगी रहती हैं। हम इतनी दिनों बाद हॉस्टल से आए हैं तो फिर भी आपके पास हमारे लिए समय नहीं रहता। आप इनको जहाँ से लेकर आई है वहीं वापस छोड़ कर आओ। बच्चों के झुंझलाहट नाराज़गी को दूर करने का वो हर संभव प्रयास करती। एक बार उन्होंने बच्चों को समझ स्पष्ट कर दी कि रीता उनकी बेटी है और अब हमारा घर ही उसका घर है, इसलिए उसे वापस भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तब से दोनों भाइयों के मन में रीता के प्रति एक अजीब चिकुंठा घर कर गई थी। बड़े होने के साथ साथ रीता के प्रति उसकी अपेक्षा और नफरत बढ़ती ही गई। इसी बीच रीता की बड़ी हो रही थी। रीता को भी उन्होंने अच्छी स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही रीता पढ़ने में बहुत अच्छी रही। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते। आशा जी की बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर आकाश ने MBA में दाखिला लिया और महेश ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। दोनों बच्चे शुरू से ही हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट से गए थे। कभी कभी उन्हें बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने के अपने निर्णय पर पछतावा भी बहुत होता था, पर अब क्या हो सकता था। आशा जी के पति भी अपने बिजनेस में निरंतर उलझे रहे ताकि बच्चों के पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। पर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अपने माँ बाप से दूरी बना ली थी। MBA करने के बाद महेश को मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसीलिए कुछ समय बाद वो अमेरिका चला गया और एक बार विदेश जाने के बाद वो वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उन लोगों को अपनी शादी की फोटो भेजकर अपने फैसले की सिर्फ सूचना दी थी। आकाश ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण लिया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा दी। उसने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बैठने का फैसला कर लिया। लेकिन रीता ने मेडिकल में प्रवेश किया, उनकी इच्छा तो पूरा करने का फैसला लिया। MBBS करने के बाद वो गायनोकोलॉजी में MS कर रही थी कि उन्हीं दिनों अचानक आशा जी के पति रामचंद्र जी को हृदय का दौरा पड़ा। अचानक ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों लड़कों को सूचना दी गई। बड़े बेटे महेश ने तो किसी जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण आने से असमर्थता प्रकट की। हाँ, छोटा बेटा आकाश जरूर उपस्थित हुआ, पर वह भी 1-2 घंटे रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने से वापस मुंबई चला गया। उन दिनों रीता ने जी जान का एक कर दिया था। डॉक्टर को बुलाने, दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ उन्हें भी हिम्मत बना रही थी। रीता की सेवा ने आशा जी के पति रामचरण जी का मन ही जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में आशा जी का हाथ थामते हुए यही कहा था, आशा, रीता ने मेरी जो सेवा की है वो मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। महेश के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका काम है। आकाश औपचारिकता निभाने आया भी तो काम का बहाना बनाकर 2-3 घंटे में वापस चला गया। कभी कभी मुझे यह सोचकर ही बहुत घबराहट होती है कि यदि रीता हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से निश्चित हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में सदा हमारे साथ रही है। वास्तव में रीता को अपनाने का तुम्हारा निर्णय बहुत सही रहा। कहते कहते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। आशा जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, लेकिन रीता उन्हें हर वक्त साहस दिलाने का प्रयत्न करती रही। अपने पिता को याद कर रोती तो रीता भी बहुत थी, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। अपने पिता के जाने के बाद आशा जी अंदर तक टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल से भी अवकाश ले लिया। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में
समर्पित करने का फैसला ले लिया। रीता उनका बराबर ध्यान रखती। 2 साल बाद रीता के MS करने के बाद आशा जी ने उसकी शादी उसके सहपाठी नितिन से करा दी और वो भी मुंबई चली गई। रीता की शादी पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को सुझाव बुलाया बुलाया पर दोनों ने रीता को कभी अपनी बहन माना ही नहीं था, इसलिए उनका शादी में शामिल न होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। रीता मुंबई जाने के बाद भी जब भी मौका मिलता महीने 2 महीने में आशा जी को संभालने एक चक्कर जरूर लगा देती थी। बस जीवन इसी गति से चलता रहा, पर आज अचानक मिली आकाश और रीता के पत्रों ने आशा जी के जीवन में फिर से एक हलचल मचा दी थी। दोनों ही पत्र मुंबई से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य बहुत अलग थे। वो सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने रंग होते हैं। आकाश में तो उन्होंने जन्म दिया था, उसमें से उनका खून का रिश्ता था, फिर भी दोनों बच्चे ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया। जबकि रीता से तो उनका कोई रक्त संबंध नहीं था, फिर भी वो उनके हृदय के कितने नज़दीक थे। रीता के व्यवहार से उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। वो सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के पत्र में लिखा कि माफ़ी चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम दोनों भाइयों के लिए तुम्हारे माँ बाप कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अपने पिता के अंतिम क्षणों में भी तुम दोनों भाइयों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं था, तो आज उनकी जायदाद पर भी आपका कोई हक नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी रीता की होगी, क्योंकि वही अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके पास खड़ी रही और आज के दिन भी वो वही है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कभी मत करना। अपनी माँ आशा। पत्र लिखकर आशा जी ने वापस आकाश के पास भेज दिया और अपनी बेटी रीता के पास जाने की तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, आशा जी ने अपने बेटे की बात न मानकर सही किया या गलत, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।